हेलो साथियों, वेलकम टू जी चिल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। भारत ने जैसे ही सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर अपनी सैन्य तैनाती बढ़ानी शुरू की, उसी पल से पूरा इलाका एक दमदार वॉर रूम की तरह बदलने लगा। आसपास फाइटर जेट उतरने लगे, एयर डिफेंस सिस्टम जमने लगे और भारत की यह भयानक तैयारी देखकर बांग्लादेश की पूरी अकड़ पिघलने लगी, मानो किसी ने उनकी राजनीतिक गर्मी को बर्फ के टुकड़े में बदल दिया हो। कभी यही बांग्लादेश धमकाता फिरता था कि उत्तर पूर्व को ले लेंगे, पूरा नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश का हिस्सा बना देंगे, भारत के चिकन नेक को काटकर देश को 2 टुकड़ों में कर देंगे। ये सारी धमकियां इसलिए दी जाती थीं ताकि भारत जल्दी से जल्दी शेख हसीना को वापस ढाका भेज दे। लेकिन आज भारत की सुरक्षा को सलाह देने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि अजीत डोभाल जैसे धुरंधर रणनीतिकार है, जिन्होंने सिलीगुड़ी कॉरिडोर को एक तरह से भारत का नया सुरक्षा किला बना दिया है। भारत की आक्रामक तैयारी देखने के बाद भी बांग्लादेश बाज नहीं आया और उसने पाकिस्तान के साथ मिलकर दिल्ली में धमाके करवा दिए, जिसकी रिपोर्टें मीडिया में सामने आ रही हैं। ये सब बांग्लादेश इसलिए कर रहा था ताकि भारत पर दबाव बनाया जा सके, भारत को झुकाया जा सके, ताकि भारत शेख हसीना को वापस भेजने पर मजबूर हो जाए। लेकिन हुआ क्या? दिल्ली में धमाका तो हो गया, लेकिन उसके बाद बांग्लादेश की हालत देखिए। पूरा का पूरा देश मानो लॉकडाउन में घुस गया हो। कई जगहों पर बम धमाके हुए, कर्फ्यू लगाए गए, लेकिन जनता का गुस्सा यूनुस के खिलाफ रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। बांग्लादेश और उसका मुखिया यूनुस ने जबरन दबाव डालकर पूरी न्याय व्यवस्था को हाईजैक करके शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई। गवाहों पर दबाव बनाया गया, अदालतों को मोड़ दिया गया और अब वही बांग्लादेश फिर से भारत के सामने नतमस्तक होकर हसीना को वापस भेजने की गुहार लगा रहा है। इधर खबर यह भी है कि सुरक्षा व्यवस्था को संभालने के लिए बांग्लादेश के सुरक्षा सलाहकार जल्द ही भारत आने वाले हैं। इधर भारत ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास अपनी सैन्य तैनाती जिस तरह बढ़ा दी है, उसे देखकर साफ दिखाई देता है कि भारत अब किसी भी कीमत पर शेख हसीना को वापस भेजने वाला नहीं है। कम से कम तब तक तो बिल्कुल नहीं, जब तक देश में चुनाव का माहौल शुरू नहीं हो जाता। भारत की तीनों सेनाएं एक्टिवेट हो चुकी हैं और यह नजारा ही बताने के लिए काफी है कि भारत इस बार पूरी तैयारी के साथ खेल रहा है। उधर मोहम्मद यूनुस की मंशा भी छुपी नहीं है। वो चाहता है कि शेख हसीना को फांसी देकर वो पूरे जीवन भर बांग्लादेश की सत्ता पर तानाशाही करता रहे, हिंदुओं को डराता रहे और पूरे देश को अपनी मनचाही दिशा में मोड़ता रहे। अब जरा ये सुनिए कि हसीना को फांसी दिलाने के लिए यूनुस ने किसे गवाह बनाया। जवाब सुनते ही अंदाजा लग जाएगा कि यह खबर कितनी खतरनाक है और तब समझ आएगा कि अपने दुश्मनों को मिटाने का तरीका यूनुस कितनी चालाकी से अपनाता है। दरअसल यूनुस ने बांग्लादेश के पूर्व पुलिस प्रमुख चौधरी मामून पर दबाव डालकर उसे लालच देकर हसीना के खिलाफ सरकारी गवाह बना दिया। और हैरानी की बात तो यह है कि उसी पूर्व पुलिस प्रमुख को मात्र 5 साल की सजा दी गई, जबकि हिंसा के दौरान उसने ही बांग्लादेश की हिंसा में नागरिकों पर गोलियां चलवाई थी, हेलीकॉप्टर से गोलियां चलाने के आदेश दिए थे, ड्रोन से बम गिराने का आदेश दिया था। लेकिन आज वही यूनुस उसके साथ गले मिल चुका है, सिर्फ इसलिए कि हसीना को फंसाया जा सके। और अब वही गोलियां चलाने वाला पूर्व पुलिस प्रमुख अदालत में हसीना के खिलाफ गवाही देकर पूरे बांग्लादेश को गुमराह कर रहा है। अब आप समझ ही गए होंगे कि बांग्लादेश का यह मुखिया मोहम्मद यूनुस देखने में कितना सीधा साधा और भोला दिखता है, लेकिन उसकी योजना सत्ता को आजीवन पकड़े रखने की है। उसने तो पहले ही बांग्लादेश के अंदर एक ऐसे शासन की शुरुआत कर दी है जो तालिबान जैसी व्यवस्था का एहसास दिलाता है, जहां महिलाओं का खुलकर अपमान किया जा रहा है और बाकी धर्मों को एक एक करके मिटाने की कोशिश चल रही है। आगे हम लोग विस्तार से जानेंगे कि अदालत में शेख हसीना के खिलाफ कौन कौन से गंभीर आरोप लगाए गए हैं और इन आरोपों के जवाब में शेख हसीना ने किस तरह जबरदस्त जवाब दिया है, जिसने यूनुस को उसी की औकात दिखा दी है। पूरा मामला जैसे जैसे खुल रहा है, बांग्लादेश की राजनीति का असली चेहरा और भी नंगा होता जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब बांग्लादेश अपने कानून का लाठी दिखाकर भारत से कह रहा है कि कातिल हसीना को वापस भेजो, लेकिन भारत कई बार साफ मना कर चुका है और इस बार तो हालात ये हैं कि हमारे 72 फाइटर जेट बांग्लादेश की सीमा पर तैनात हैं, जैसे भारत ने बिना एक शब्द कहे अपना कड़ा संदेश दे दिया हो। भारत ने हसीना को फांसी देने के बाद बांग्लादेश के लिए एक तगड़ा जवाब भी जारी कर दिया है, जिसमें साफ झलक रहा है कि भारत उस तानाशाही सरकार को मानने वाला नहीं है, बल्कि वो जनता की आवाज सुनेगा। यानी भारत चाहता है कि पहले बांग्लादेश में चुनाव हो, तभी किसी भी तरह की बात आगे बढ़े। अब आगे हम ये जानेंगे कि आखिर 17 नवंबर को शेख हसीना को फांसी देने का दिन क्यों चुना गया। आखिर ये दिन हसीना के लिए इतना खास और महत्वपूर्ण क्यों है, किस वजह से इस तारीख को चुना गया। ये राज कहानी को और भी गहरा बना देता है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि सभी खबरों का क्रेडिबल सोर्स लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसे आप चेक करें
और सोशल मीडिया की फेक न्यूज से दूर रहें। तो चलिए इन सभी खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार से आसान भाषा में। सबसे पहले सुनिए कि शेख हसीना को फांसी देने के लिए कैसे झूठा गवाह तैयार किया गया। तो बांग्लादेश की राजनीति में आज ऐसा तूफान उठा है जिसने पूरे दक्षिण एशिया की सांसें रोक दी हैं। ढाका के ट्रिब्यूनल ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मानवता विरुद्ध अपराधों के लिए मौत की सजा सुना दी। वही शेख हसीना जो पिछले 1 साल से भारत में सुरक्षित रह रही हैं। ढाका में भारत से बार बार कहा कि उसे तुरंत वापस भेजा जाए, लेकिन नई दिल्ली ने अब तक एक भी स्पष्ट संकेत नहीं दिया। इस सन्नाटे ने पूरे क्षेत्र की राजनीति को उलझा दिया है और ढाका की नाराजगी उबलने लगी है। भारत के लिए यह मामला अब सिर्फ कूटनीतिक रिश्तों का नहीं बल्कि अपनी क्षेत्रीय छवि और सामरिक स्थिरता की परीक्षा बन चुका है। शेख हसीना के अलावा पूर्व गृहमंत्री असदुज्जमान खान कमाल को भी मौत की सजा दी गई, लेकिन पूर्व पुलिस चीफ चौधरी अब्दुल्ला अल मामून को सिर्फ 5 साल की सजा सुनाई गई। ये वही मामून है जिन्होंने अदालत में अपना गुनाह स्वीकार किया और राज्य गवाह बनकर पूरी जांच को नया मोड़ दे दिया। जब कोई आरोपी अपना गुनाह मान ले और फिर जांच एजेंसियों को मदद करने के लिए अंदर की सारी जानकारी दे दे तो उसे राज्य गवाह कहा जाता है। राज्य गवाह बनने से आमतौर पर उसकी सजा कम हो जाती है। यही हुआ मामून के साथ भी। जुलाई में मामून ने अदालत में आरोप पढ़कर सुनाए जाने के बाद अपना गुनाह मान लिया। उन्होंने कहा कि वो सारी सच्चाई बताने को तैयार हैं। उन्होंने अदालत से राज्य गवाह का दर्जा देने की अपील की। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने ये याचिका स्वीकार कर ली। सितंबर में मामून ने अदालत में बयान दिया। उन्होंने खुलकर कहा कि पिछले वर्ष के जनवरी में जो नरसंहार हुआ वो शेख हसीना और असदुज्जमान खान कमाल के सीधे आदेशों पर हुआ। उन्होंने देश, पीड़ितों और परिवारों से माफी मांगी। इस स्वीकारोक्ति ने पूरी जांच की दिशा बदल दी। अभियोजन पक्ष ने कहा कि मामून के पास घटनाओं का प्रत्यक्ष ज्ञान था और इसलिए उसे हल्की सजा दी गई है। जुलाई आंदोलन में जिन बच्चों ने जान गंवाई उनके परिवार बेहद आक्रोश में हैं। उन्हें मामून की सिर्फ 5 साल की सजा मंजूर नहीं। उनका कहना है कि जिसने आसमान से गोलियां चलवाई उसे इतनी हल्की सजा देकर न्याय को अधूरा कर दिया गया है। पीड़ितों के परिवारों ने जमुना टीवी से कहा कि मौत की सजा पाने वाले नेताओं के मुकाबले मामून को मिली सजा न्याय की परिभाषा को कमजोर कर रही है। शेख हसीना भारत में निर्वासन में हैं और अदालत के आदेश को मानने से इनकार कर चुकी हैं। कमाल भी देश से बाहर हैं। मामून हिरासत में रहते हुए गवाही दे चुके हैं। ट्रिब्यूनल ने मानवता विरुद्ध अपराधों को पूरी गंभीरता से लेते हुए इस सजा को अंतिम रूप दिया है। ढाका ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और पूर्व गृहमंत्री असदुज्जमान खान कमाल को तुरंत सौंपा जाए। असदुज्जमान खान कमाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शेख हसीना और उनके खिलाफ लगाए गए ये आरोप बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम की घटनाओं से जुड़े प्रतिशोध से उपजे हैं। कमाल ने कहा सब कुछ फर्जी है। ये 1971 में हुई घटनाओं का बदला लेने के लिए रची गई एक साजिश है। शेख हसीना की सरकार में गृहमंत्री रहे असदुज्जमान खान कमाल ने दावा किया कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण की कार्यवाही न तो पारदर्शी थी और न ही विश्वसनीय। उन्होंने न्यायपालिका पर गंभीर आरोप लगाते हुए फैसले को तैयार करने के तरीके पर सवाल उठाया। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप देश, दुनिया, डिफेंस और इकोनॉमी की 100 से ज्यादा खबरें एक साथ एक ही जगह पर एक ही समय पर फटाफट रोज देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे साथ जीचिल्स चैनल पर जुड़िए, जहां हम रोज शाम 9 बजे आपके लिए दुनिया की तमाम सारी खबरें एक साथ लेकर आते हैं। जीचिल्स चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब सुनिए कि अदालत ने अपने बयान में क्या कहा। तो अदालत ने 453 पन्नों के फैसले में हसीना को कई अपराधों में दोषी माना। फैसले में हत्या, हत्या का प्रयास और यातना जैसे आरोपों को संशोधित कर शामिल किया गया। अदालत ने कहा कि छात्रों पर इस्तेमाल हुए घातक हथियारों के आदेश हसीना ने दिए। फैसले में यह भी कहा गया कि उन्होंने उकसाने वाले भाषण दिए और विरोध को समाप्त करने के लिए उग्र कदम उठाए। अदालत ने यह भी लिखा कि प्रदर्शनकारियों को खत्म करने का आदेश दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि शेख हसीना ने विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए हेलीकॉप्टरों, ड्रोनों और गोला बारूद के इस्तेमाल का निर्देश दिया था। ये फैसला बांग्लादेश की राजनीति को एक नए तूफान में धकेल रहा है। अब जरा अदालत के फैसले पर शेख हसीना का बयान सुन लीजिए। तो शेख हसीना ने कहा कि मौत की सजा की सिफारिश इस बात का संकेत है कि अंतरिम सरकार के चरमपंथी तत्व बांग्लादेश की अंतिम निर्वाचित प्रधानमंत्री को समाप्त करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की अव्यवस्थित और हिंसक कार्यशैली ने लाखों नागरिकों पर भारी संकट डाल दिया है। उनके अनुसार इन नाटकीय मुकदमों का उद्देश्य सच्चाई सामने लाना नहीं था। उनका दावा है कि अदालत की प्रक्रिया न्याय से भटकी हुई थी और इसका असली लक्ष्य अवामी लीग को बलि का बकरा बनाना था, जिससे अंतरिम सरकार की विफलताओं से दुनिया का ध्यान हट सके।
हसीना ने कहा कि सार्वजनिक सेवाएं चरमरा गई हैं, कानून व्यवस्था कमजोर हो चुकी है, न्यायिक निष्पक्षता को नुकसान पहुंचा है और कट्टरपंथी ताकतें सरकार के संरक्षण में सक्रिय हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़े हैं, महिलाओं के अधिकार दबाए जा रहे हैं और पुलिस सड़कों से पीछे हट चुकी है। हसीना की पहली प्रतिक्रिया में आरोपों की आग तेज रही। उन्होंने कहा कि डॉक्टर यूनिस के शासन में इस्लामी कट्टरवादी सरकारी ढांचे में घुस चुके हैं। पत्रकारों की गिरफ्तारी बढ़ी है, आर्थिक गति रुक गई है और चुनावों को टालकर अवामी लीग को प्रक्रिया से बाहर किया गया है। हसीना ने कहा कि इन सब के प्रमाण अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, एनजीओ और स्वतंत्र संस्थाओं के पास मौजूद हैं और आईएमएफ की रिपोर्टें भी इसी दिशा की ओर संकेत करती हैं। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने एक ऐसी सरकार को स्वीकार किया है जिसे बांग्लादेश के लोगों ने वोट नहीं दिया। उनके अनुसार ये देश जनता का है और अगला चुनाव तभी सार्थक होगा जब वो स्वतंत्र, निष्पक्ष और समावेशी माहौल में हो। फैसले के बाद अवामी लीग ने इस पूरे प्रक्रिया को राजनीतिक प्रतिशोध बताया। उनका कहना है कि ये अदालत एक सजाई गई संस्था है जिसका लक्ष्य अवामी लीग को मिटाना है। हसीना ने भी कहा कि उन्हें न्याय का पूरा अवसर नहीं मिला। उन्होंने इसे पहले से तय की गई सजा बताया। उनका आरोप है कि यूनुस के कट्टर सहयोगी बांग्लादेश की राजनीतिक ताकतों को खत्म करना चाहते हैं। अब सुनते हैं कि हसीना की वापसी के लिए बांग्लादेश कैसे भारत के आगे नाक रगड़ रहा है। तो बांग्लादेश ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण के फैसले के बाद भारत से शेख हसीना को सौंपने का आग्रह किया है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने प्रत्यर्पण संधि का हवाला देते हुए कहा है कि दोनों देशों के बीच मौजूदा प्रत्यर्पण संधि के अनुसार ये भारत का अनिवार्य कर्तव्य है। उसने ये भी कहा कि शेख हसीना को शरण देना अमित्रतापूर्ण और न्याय के प्रति अवमानना होगा। शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराध के आरोप में बांग्लादेश की अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। कानून, न्याय और संसदीय मामलों के मंत्रालय के सलाहकार डॉक्टर आसिफ नजरुल ने कहा कि मौत की सजा सुनाए जाने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यावर्तन का अनुरोध करते हुए बांग्लादेश भारत को एक और औपचारिक पत्र भेजेगा। डॉक्टर नजरुल ने कहा कि भारत को एक और पत्र भेजा जाएगा जिसमें शेख हसीना को बांग्लादेश वापस भेजने का आग्रह किया जाएगा। अगर भारत उन्हें शरण देना जारी रखता है तो उसे ये समझ लेना चाहिए कि ऐसा कृत्य बांग्लादेश और उसके लोगों के प्रति शत्रुतापूर्ण और निंदनीय है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने सत्ता संभालते ही हसीना की वापसी को सबसे अहम मुद्दा बताया। नवंबर 2024 में बांग्लादेश ने भारत को औपचारिक अनुरोध भेजा था। इसके बाद कई बार नोट वर्बल यानी औपचारिक कूटनीतिक पत्र भी भेजी गईं। ढाका का आरोप है कि भारत जानबूझकर देरी कर रहा है। यूनुस की सरकार ने साफ कहा कि अगर भारत हसीना को शरण देता रहता है तो ये बांग्लादेश और उसके लोगों के खिलाफ शत्रुता का संकेत माना जाएगा। अदालत के फैसले के तुरंत बाद बांग्लादेश ने फिर चिट्ठी लिखकर कहा कि भारत के पास उन्हें सौंपना उसकी संधि के तहत अनिवार्य जिम्मेदारी है। भारत और बांग्लादेश के बीच 2013 में हस्ताक्षरित प्रत्यर्पण संधि कहती है कि अगर आरोप राजनीतिक प्रकृति के हों तो प्रत्यर्पण रोका जा सकता है। हसीना हर आरोप को राजनीतिक प्रतिशोध बताती रही हैं। संधि में यह भी साफ लिखा है कि हत्या, अपहरण और यातना जैसे अपराधों को राजनीतिक श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, लेकिन भारत को यह तय करना होगा कि ढाका की प्रक्रिया निष्पक्ष है या नहीं। भारत के सामने यह भी चुनौती है कि पिछले महीनों में बांग्लादेश की अदालतों के बाहर हिंसा और अपमान की घटनाएं हुई हैं। भारत स्पष्ट रूप से जानता है कि हसीना जैसे बड़े नेता को सौंपना तब संभव नहीं जब अदालतों और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हों। अब सुनिए कि अदालत के फैसले पर भारत के विदेश मंत्रालय ने कैसे जवाब दिया। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत बांग्लादेश के लोगों के हित में काम करेगा। मंत्रालय ने कहा कि भारत शांति, लोकतंत्र, समावेशन और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है। उसने कहा कि वो सभी हितधारकों से रचनात्मक संवाद जारी रखेगा। ये बयान ऐसे समय में आया जब ढाका में तनाव आसमान पर है। अदालत के फैसले के बाद सड़कें खाली पड़ी हैं, बाजार बंद हैं, बड़े चौराहों पर सुरक्षा बल तैनात हैं। राजधानी में कच्चे बम धमाके हुए हैं, आगजनी हुई है, सैकड़ों गिरफ्तारियां हुई हैं। हसीना के खिलाफ ये वक्त बांग्लादेश के सबसे तनावपूर्ण दिनों में बदल गया है। भारत ये भी दोहरा चुका है कि हसीना बेहद कम समय में सुरक्षा कारणों के चलते भारत आई थीं और वो अब तक यहीं हैं। भारत की चुप्पी दरअसल एक लंबी और सावधानी भरी जांच का संकेत है। राष्ट्रीय सुरक्षा, क्षेत्रीय संतुलन और मानवाधिकारों के बड़े सवालों के बीच अब पूरी दुनिया नई दिल्ली की ओर देख रही है। भारत के पास 3 रास्ते हैं:
पहला, वो ढाका का अनुरोध स्वीकार करे, लेकिन इसके लिए उसे यह तय करना होगा कि वहां की न्यायिक प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष है। दूसरा, वो कानूनी आधार पर प्रत्यर्पण से इनकार करे और कहे कि हसीना को वहां न्याय नहीं मिलेगा। तीसरा, वो निर्णय को लंबा खींच दे और ढाका से सुरक्षा, मानवाधिकार और न्यायिक मानकों पर आश्वासन मांगे। नई दिल्ली का एक फैसला ढाका, दिल्ली और दक्षिण एशिया की राजनीति को आने वाले वर्षों तक बदल सकता है। शेख हसीना का भविष्य अब पूरी तरह भारत के राजनीतिक विवेक, कूटनीतिक संतुलन और क्षेत्रीय रणनीति के हाथों में है। अब समझते हैं कि हसीना को फांसी देने के लिए 17 नवंबर का दिन ही क्यों चुना गया। तो ढाका के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने ऐसा दिन चुना जिसने बांग्लादेश की राजनीति में तूफान ला दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुनाने का फैसला 17 नवंबर को सुनाया गया। ये वही दिन है जब 58 वर्ष पहले हसीना की शादी प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक M.A. वाजेद मियां से हुई थी। सोशल मीडिया पर चर्चा तेज है कि अदालत ने जानबूझकर यह दिन चुना ताकि फैसले में एक निजी चोट का तड़का जोड़ा जा सके। ये मामला 2034 के आंदोलन में हुए अपराधों से जुड़ा है और फैसला 14 नवंबर की बजाय 17 नवंबर को घोषित किया गया। फेसबुक पर कई यूजरों ने लिखा कि यह महज संयोग नहीं, क्योंकि 17 नवंबर हसीना की मैरिज एनिवर्सरी है। कई पोस्टों में दावा किया गया कि डॉक्टर यूनस ने तारीख इसलिए बढ़वाई ताकि फैसले की चुभन और गहरी हो जाए। हसीना के पति वाजेद मियां बांग्लादेश के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक रहे। उनका विवाह 17 नवंबर 1967 को हुआ। वाजेद मियां ने पाकिस्तान परमाणु ऊर्जा आयोग में काम किया और बाद में बांग्लादेश एटॉमिक एनर्जी कमीशन के प्रमुख बने। उन्होंने अपने ससुर बंग बंधु पर भी किताबें लिखीं। वाजेद मियां का निधन मई 2009 में हुआ। ये वही साल था जब हसीना ने जनवरी 6 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। अब 17 नवंबर की यही तारीख हसीना के जीवन में वैवाहिक यादों की झाया को सजा के ऐलान की तेज आंधी के साथ जोड़ रही है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।